अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मज़ीद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आप लोगों को ये हैंड आउट चाहिए हो तो आप मुझे जो है वो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप लोगों को ये हैंड आउट भी मिल जाएगा। मैंने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिक को समझने के लिए 30 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और उन 30 क्वेश्चंस में से 15 हमने पहले सॉल्व किए थे। अब हम क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू क्यू जे लिमिटेड। टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड रिटेन अर्निंग्स है और करंट लायबिलिटीज़ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज़ 1.9:1, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इंडेक्स 120, कॉस्ट ऑफ डेट 17%, रिस्क प्रीमियम रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर्स 9%, कैलकुलेटिव वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। वैट कैलकुलेट करने के लिए जनरली हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट है। यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ डेट, वो कॉस्ट ऑफ डेट हमें दिया हुआ है कितना, 17%। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे आएगा? अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ डेट 17% है और साथ में सवाल लिखता है कि शेयर होल्डर्स क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो उनको 9% का रिस्क प्रीमियम चाहिए। यानी कि अगर कॉस्ट ऑफ डेट 17% है तो इनको 17 + 9 यानी कि 26% का रिटर्न चाहिए होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकाली जाए। देखिए, कंपनी के हमें टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, हमें कंपनी का शेयर कैपिटल दिया हुआ है और हमें रिजर्व्स एंड रिटेन अर्निंग्स दी हुई हैं। अगर हम रिजर्व्स एंड रिटेन अर्निंग्स और शेयर कैपिटल को ऐड करते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कि अगर हम 1.5 मिलियन को और 500,000 को ऐड करते हैं तो ये मिल मिलाकर 2 मिलियन बनता है। यह हमारी बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कहलाती है, यानी कि हमारे बुक्स में जो इक्विटी की वैल्यू आ रही है, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है। अच्छा, ये जो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी है इसको मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है, लिहाजा मैं इसको 1.9 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाए। तो वो होगी 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 1.9 विच इज़ 3.8 मिलियन। ये हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आ गई, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसके बाद डेट कैसे निकालेंगे? देखें, डेट हमारे पास जो लॉन्ग टर्म लोन होता है उसको कहते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं और वो काम हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो है ना वो कंपनी के टोटल एसेट्स दिए हुए हैं। अच्छा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आते हैं? नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। अच्छा, कैपिटल को इक्विटी भी कह सकते हैं और लायबिलिटी में दो लायबिलिटीज़ आती हैं, एक आती है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी और एक आती है आपकी करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी को लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, ये भी याद रहे कि इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़ को हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का एक तरीका है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब यहाँ पर आपके पास टोटल एसेट्स 5 मिलियन के दिए हुए हैं, यानी कि नॉन करंट और करंट एसेट्स का सम दिया हुआ है और करंट लायबिलिटीज़ 4 लाख दी हुई हैं। तो अगर मैं 5 मिलियन में से 4 लाख माइनस करता हूँ, यानी कि टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करता हूँ, तो मेरे पास 4.6 मिलियन रह जाता है। ये 4.6 मिलियन क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटीज़ दोनों होती हैं। तो अगर मुझे नॉन करंट लायबिलिटीज़ पर पहुंचना है तो मुझे इस 4.6 मिलियन में से इक्विटी को भी माइनस करना होगा। देखिए, ये 4.6 मिलियन जो है ना वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों चीज़ें।
तो मैं 4.6 मिलियन में से इक्विटी की बुक वैल्यू माइनस करता हूँ जो कि 1.5 और 500,000 है, 1.5 मिलियन और 500,000 है, यानी कि 2 मिलियन में माइनस करता हूँ। तो मेरे पास जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ आएंगी ना एट बुक वैल्यू, वो आ जाएंगी इन दोनों को माइनस करके 2.6 मिलियन। अब यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इंडेक्स 120। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास बुक्स में 100 का डेट है तो उसकी मार्केट वैल्यू 120 है, विच मीन्स कि अगर आपने मार्केट वैल्यू ऑफ डेट पर पहुंचना है तो आपने ये 2.6 मिलियन को 100 से डिवाइड और 120 से मल्टीप्लाई करना होगा, या डायरेक्टली 1.2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2600,000 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 120, ये आपका बन जाएगा 3120,000। अब आप एक निकाल सकते हो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 3.8 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी 26% प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 3120,000 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि 17% डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। 3800,000 into 0.26 plus 3120,000 into 0.17 divided by 3800,000 plus 3120,000 ब्रैकेट में, तो ये आ जाता है आपका 21.9%। ठीक है जी, चलें जी अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू LR लिमिटेड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। फिर करंट एसेट्स दिए हुए हैं, तो अगर आपके पास करंट एसेट्स 900,000 के हैं और वर्किंग कैपिटल जो है वो 400,000 है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल यानी कि 4 लाख इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स यानी कि 9 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो जो आपकी करंट लायबिलिटीज़ होंगी वो 5 लाख होंगी। ठीक है जी, टोटल एसेट्स 2 मिलियन के हैं। टोटल एसेट्स में से करंट एसेट्स अगर 9 लाख के हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 मिलियन में 900,000 के करंट एसेट्स हैं और 110,000 के नॉन करंट एसेट्स हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो दिया हुआ है, डिविडेंड फॉर द ईयर 800,000, देयर विल बी नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड ईच ईयर, यानी कि ये परपेचुटी में डिविडेंड पे होगा जो हम पढ़ चुके हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 30:70। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द कंपनी, कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना। अगेन हमें ये मालूम है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स में क्या क्या होता है, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी। कैपिटल को हम इक्विटी भी कहते हैं, और लायबिलिटीज़ में आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़, ये 2 लायबिलिटीज़ होती हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम करना चाहें तो देखिए नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और ये करंट लायबिलिटी राइट से लेफ्ट साइड पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़, यानी कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स विच मीन्स टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स 2 मिलियन के हैं माइनस करंट लायबिलिटीज़ 5 लाख की देखी, तो 1500,000 इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़, जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है डेट और इक्विटी का सम। अब सवाल में लिखा हुआ है कि डेट टू इक्विटी का रेशियो 30:70 है, यानी कि ये जो 1.5 मिलियन का कैपिटल एम्प्लॉयड है इसमें से 30% डेट है और 70% इक्विटी है। 1500,000 इंटू 30%
यानी कि 450,000 ये डेट की वैल्यू है, और 150,000,000 इंटू 70% यानी कि 1,050,000 ये इक्विटी की वैल्यू है। इसके बाद आपके पास प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी मौजूद है। तो अगर इक्विटी की बुक वैल्यू 1,050,000 है, इसको हम 2.1 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये मार्केट वैल्यू पर आ जाए, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हो जाएगी 220,5,000। ठीक है जी, ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है। अब डिविडेंड जो है वो परपेचुटी में पे हो रहा है, हमें ये मालूम है मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम करनी है। तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। डिविडेंड है 800,000, डिविडेंड है 800,000, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है 2205000। तो 800,000 डिवाइडेड बाय 2205000 मल्टीप्लाइड बाय 100, यह आपका बन जाता है 36.28%। 36.28%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 में लिखा हुआ है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू एचएम लिमिटेड, और सवाल की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग इंटायर अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। मार्केट वैल्यू पर शेयर दी हुई है आपको 50। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, और डिविडेंड आपको जो मार्केट वैल्यू जो है वो आपको पता है 50। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो दिया हुआ है 1.5:1। इसका मतलब ये हो गया कि एक शेयर की मार्केट वैल्यू तो 50 है, लेकिन इससे अगर हम बुक वैल्यू पर आएँ तो 50 को हम 1.5 से डिवाइड करेंगे, विच इज़ 33.333। देखें, अगर आपको बुक वैल्यू दी हुई होती है तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो तो मार्केट वैल्यू पर आते हो। अगर मार्केट वैल्यू दी हुई है तो डिवाइड करोगे तो बुक वैल्यू पर आओगे। रिटर्न ऑन इक्विटी बुक वैल्यू बेस्ड 20%। इसका मतलब ये है कि जितनी भी इक्विटी होती है उसका 20% आपको रिटर्न मिलता है, यानी कि डिविडेंड मिलता होगा, क्योंकि जितना भी कमाते हैं वो डिविडेंड में दे देते हैं, यानी कि ये आता है 6.67। तो इतना रिटर्न या इतना डिविडेंड मिलता है। और अगर मुझे अब ये परसेंटेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कैलकुलेट करनी है तो 6.67 डिवाइडेड बाई 50, यानी कि ये आता है 13.33%। अब सवाल ये आता है कि सर आपने रिटर्न की परसेंटेज मार्केट वैल्यू पे क्यों अप्लाई नहीं की? क्योंकि उसने लिखा हुआ था रिटर्न ऑन इक्विटी बुक वैल्यू बेस्ड, यानी कि बुक वैल्यू की ये परसेंटेज है, जितनी भी बुक वैल्यू होती है उसका 20% डिविडेंड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू जेआर लिमिटेड, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सवाल की रिक्वायरमेंट है। लेटेस्ट डिविडेंड पर शेयर, यानी कि अभी अभी जो डिविडेंड पे हुआ है वो 50 हुआ है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%, नंबर ऑफ शेयर्स 125,000, डेट 2250000, कॉस्ट ऑफ डेट 8%, डिविडेंड पेड 4 years ago 30 रुपीज़। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि यार अगर अभी डिविडेंड 50 और 4 साल पहले 30 था तो इसका मतलब डिविडेंड्स में कुछ ग्रोथ आई है। ग्रोथ कैसे मालूम करते हैं? दो फॉर्मूले, एक तो ये एस इज इक्वल टू P1 + I⁻n। 4 साल पहले डिविडेंड 30 था, आज 50 है। 1 + I यानी कि ग्रोथ का रेट ढूंढना है, और 4 साल की ये बात है। तो 50 डिवाइडेड बाई 30, अच्छा जो पावर 4 है वो लेफ्ट साइड पर जाएगी तो वो बन जाएगी पावर 1/4। तो 50 डिवाइडेड बाई 30 का जो आंसर आया उसकी हमने पावर डाल दी, और उसकी हमारी पावर हो गई 1/4, और फिर -1 किया और 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ग्रोथ रेट 13.62% आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब अगर ग्रोथ रेट 13.62% आ रहा है तो जब ग्रोथ हो रही होती है तब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है D0 1 + ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई KE - G, यानी कि D0 जो अभी डिविडेंड मिला है 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 13.62% डिवाइडेड बाई 15%
-13.62%। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 मल्टीप्लाइड बाई 1.1362 डिवाइडेड बाई 0.15 ब्रैकेट में 0.15 माइनस 0.1362, ये आ जाता है आपके पास 4116.67। अच्छा, राउंडिंग ऑफ की वजह से कुछ एरर्स हो सकते हैं, तो वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ये एक शेयर की मार्केट वैल्यू आ रही है। अच्छा, जितने भी शेयर्स हैं टोटल कितने हैं? 125,000 शेयर्स हैं। तो सारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू के लिए इस आंसर को 125,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, लेकिन वो आंसर है 514,583,333.3। ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा डायरेक्ट काम करता हूँ मैं, ताकि ये है कि टाइम सेव हो। आप लोग वैक का फॉर्मूला बहुत बार पढ़ चुके हो। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाई 15%, जो कि मार्केट कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट यानी कि 2250,000 मल्टीप्लाइड बाई 8%, जो कि कॉस्ट ऑफ डेट है, डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट यानी कि 514,583,333.3 प्लस 2250,000। अच्छा जी, ये आपके पास जो वैक बनेगा ना, वो 14.96% तकरीबन बन रहा होगा। आप लोगों को वैक का फॉर्मूला मालूम है, मैं बेसिक वीडियो लेक्चर्स में वैक डिस्कस कर चुका हूँ बहुत बार, और ऊपर भी एक बार फॉर्मूला लिखा, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम बचा लिया। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू एम आई लिमिटेड: नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू पर शेयर, करंट अर्निंग्स, करंट डिविडेंड, बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, डिविडेंड पेड 5 years ago, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट अजम्पशंस। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि डिविडेंड्स में ग्रोथ है या नहीं। 5 साल पहले डिविडेंड 3 मिलियन था और करंट डिविडेंड 6 मिलियन है। तो यूजिंग एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर एन। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आता है, 5 लेफ्ट साइड पर आएगा तो पावर 1/5 हो जाएगी 2 की, -1, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 14.86%। ग्रोथ रेट जो आ रहा है ना, वो आ रहा है 14.87, तकरीबन 14.87%। ये ग्रोथ रेट आ गया। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना है। अच्छा, हमें पता है मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू डी नॉट 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। के ई माइनस जी उल्टे हाथ पर आएगा, तो के ई माइनस जी इज इक्वल्स टू डी नॉट 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू, और जी जब राइट साइड पर आएगा तो डी नॉट 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू प्लस जी। ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए हम क्या करते हैं कि एक शेयर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। और मेरे पास जो करंट डिविडेंड दिया हुआ है 6 मिलियन, वो सारे शेयर्स का है, और वो 125 मिलियन शेयर्स हैं। तो 6 डिवाइडेड बाई 125, 6 डिवाइडेड बाई 125, एक शेयर का डिविडेंड तकरीबन आता है 0.048। सो 0.048 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 14.87%, जो ग्रोथ रेट मैंने कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू पर शेयर जो कि 4 है, प्लस ग्रोथ रेट जो कि 14.87% है। अच्छा, ये सर आपने डिविडेंड पर शेयर क्यों कैलकुलेट किया, टोटल क्यों नहीं लिया? बेटा, अगर मैं टोटल डिविडेंड लेता ना, यानी कि यहाँ पर अगर मैं चाहता तो 6 मिलियन ले सकता था, लेकिन फिर यहाँ पर 4 नहीं लेता, यानी कि एक शेयर की वैल्यू नहीं लेता, बल्कि 4 इंटू 125 सारे शेयर्स की वैल्यू लेता। बहरहाल अभी 0.048 मल्टीप्लाइड बाई 1.1487 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 0.1487 इंटू 100, ये तकरीबन आता है आपका 16.25%। ठीक है जनाब, आराम आराम से करें और आपको समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह चीज़ें। अच्छा, 21, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू एम क्यू लिमिटेड: फेस वैल्यू ऑफ डेट 100, कूपन रेट 12.5%, नेचर इरिडीमेबल। इरिडीमेबल डेट का मतलब यह है कि कभी भी वो रिडीम नहीं होगा, यानी कि साला साल
आपको जो है वो इंटरेस्ट पे करते रहना होगा। अगर कोई इरिडीमेबल डेट होता है, और अगर मुझे इरिडीमेबल डेट का काम करना होता है, अब यहाँ पर क्या है कि देखो, डेट की फेस वैल्यू 100 है, इंटरेस्ट रेट है 12.5%, यानी कि 12.5 का इंटरेस्ट बना, लेकिन कंपनी का नेट एक्सपेंस ये नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी को जो है वो 12.5 का 30% टैक्स की सेविंग, यानी कि 3.75 की टैक्स की सेविंग हो रही होगी। ये हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो 12.5 माइनस 3.75, कंपनी की जेब पे नेट बर्डन 8.75 का, और मार्केट वैल्यू जो है वो 150 है, तो 8.75 डिवाइडेड बाई 150, 8.75 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, यह आपका बन जाता है 5.83%। कॉस्ट जो है आपकी बन रही है ना, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, वो 5.83% बन रही है। इन केस ऑफ इरिडीमेबल डेट्स आप ये कह सकते हो कि इरिडीमेबल डेट्स के लिए जो जब हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं, तो वो आपके पास इंटरेस्ट की कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, इस तरह से आ जाती है। देखो, आप 150 रुपये का मार्केट वैल्यू है बॉन्ड की, और उस पर एक्सपेंस 8.75 का है, तो कॉस्ट आपकी 5.83% बनी। ये याद रहे कि आपने टैक्स को नेट ऑफ करना है, क्योंकि टैक्स जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा होता है उतना टैक्स में सेविंग मिलती है। Question number 22. Following information pertains to ZM Limited. Market value of debt, face value of debt, coupon rate, term to maturity, redemption value, calculate the cost of debt. Again आपको cost of debt को calculate करना है। cost of debt को calculate करने के लिए, अच्छा, calculate the cost of debt, और इसमें coupon rate भी दिया हुआ आपको, ठीक है, सही। अब यहाँ पर टर्म 3 साल है ना, यहाँ पर टर्म जो है वो 3 साल है, यानी कि ये इरिडीमेबल नहीं है बल्कि रिडीमेबल डेट है। नाउ रिडीमेबल डेट के लिए क्या करना होगा, जो कॉस्ट ऑफ डेट होगी वो इस बॉन्ड की आईआरआर की वैल्यू होगी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर का जो फॉर्मूला आपने पहले पिछले लेवल्स में भी पढ़ा होगा, वो है A% प्लस NPV A डिवाइडेड बाई NPV A माइनस NPV B मल्टीप्लाइड बाई B-A%। ये फॉर्मूला होता है आपके कॉस्ट ऑफ डेट का, या अगर आपने आईआरआर किसी चीज़ की निकालनी है, और एक डेट के लिए उसका आईआरआर ही उसका कॉस्ट ऑफ डेट है। तो इसके अगर हम कैश फ्लोज ड्राफ्ट करते हैं, ईयर 0, 1, 2, 3, और कैश फ्लोज लिखता हूँ, ठीक है, और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 110 है, यानी कि एक बंदे की जेब से लेट से आज 110 गए, ठीक है, या कंपनी के पास 110 आए। दो तरह से कैश फ्लोज देख सकते थे। अच्छा, कोपोनेट 10% है, यानी कि फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कोपोनेट, पहले साल का 10 रुपये का इंटरेस्ट, दूसरे साल का 10 रुपये का इंटरेस्ट, और तीसरे साल जो है वो 110 रुपये मिलेंगे, क्योंकि रिडेम्पशन 100 की होगी और 10 का इंटरेस्ट होगा। अच्छा, अगर हम डिस्काउंटिंग के लिए लेट से डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं 10% के हिसाब से, और प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालते हैं, तो पहला डिस्काउंट फैक्टर 1 होगा, दूसरा 1 डिवाइडेड बाई 1.1 बन जाता है 0.909, तीसरा डिस्काउंट फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2, यानी कि 0.826, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 1.21 की पावर 3, यानी कि 0.751। इनको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, ये -110, अच्छा 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.909, 9.09, उसके बाद 10 मल्टीप्लाइड बाई ये बन जाएगा 8.26, फिर 110 मल्टीप्लाइड बाई 0.751, 82.61, नेट करते हैं इसको, 82.61 प्लस 8.26 प्लस 9.09 माइनस 110, ये नेट आंसर आता है -10 का। तो इसका मतलब ये आईआरआर नहीं है, क्योंकि आईआरआर पर नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 आती है, ठीक है, यहाँ पर -10 आ रही है। दूसरा, अगर डिस्काउंट की परसेंटेज इंक्रीज़ होती है तो एनपीवी फर्दर डिक्रीज़ होती है, लेकिन मुझे इसको फर्दर नेगेटिव में नहीं लेकर जाना बल्कि ज़ीरो के पास लेकर जाना है। तो मैं एक काम करता हूँ कि अब डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करता हूँ एट 5%, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.05, ईयर 1 का डिस्काउंट फैक्टर होगा 0.952,
फिर ईयर 2 का डिस्काउंट फैक्टर होगा 1 डिवाइडेड बाई 1.05 की पावर 2 यानी कि 0.909, फिर 1 डिवाइडेड बाई 1.05 की पावर 3 यानी कि 0.864। ठीक है, मैंने दोबारा से डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करे। अब इन कैश फ्लोज को इन डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर नई प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालते हैं। तो -110 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ -110। उसके बाद फिर 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.952 यानी कि 9.52। फिर 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.907 यानी कि 9.07। फिर 110 मल्टीप्लाइड बाई 0.864 यानी कि 95.04। नेट करते हैं इसको, 95.04 प्लस 9.07 प्लस 9.52 माइनस 110, ये बन जाता है पॉजिटिव 3.63। तो इसका मतलब IRR इन दोनों के बीच में होगा। अब IRR निकालने के लिए A परसेंट हम लोअर वाली परसेंटेज लेते हैं, प्लस NPVA यानी कि 3.63 डिवाइडेड बाई NPVA यानी कि 3.63 माइनस NPVB माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई B माइनस A% यानी कि 10 माइनस 5 की होल परसेंटेज। 3.63 डिवाइडेड बाई 13.63 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 5, ये बनता है 6.33% तकरीबन। ठीक है जी, ये IRR है। अच्छा, यह आप मेरे जो PDF फाइल में आंसर्स लोगे ना, उसमें आप ये देख लेना कि अगर हम जो है वो डिस्काउंट फैक्टर एट 6.33% यूज़ कर एट डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 6.33% यूज़ कर प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालेंगे ना, तो NPV ज़ीरो आएगी, क्योंकि IRR को अगर एज अ डिस्काउंट रेट यूज़ किया जाए तो NPV ज़ीरो आती है। और एक बॉन्ड के लिए कॉस्ट ऑफ डेट उसका IRR ही होता है, यानी कि इस बॉन्ड की जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना वो 6.33% है। और 6.33% के हिसाब से अगर आप वो पूरी मूवमेंट तैयार करोगे ना, जो हमने क्लासेस में करी हुई हैं कि मैंने ये इन्वेस्ट किया, फिर मैं ये चाहता था कि इतना मुझे रिटर्न मिले, फिर इतने पैसे मिले, फिर मैंने ये मेरी इन्वेस्टमेंट ये रह गई, यानी कि आप ईयर 0 से लेकर ईयर नंबर 3 तक की मूवमेंट बनाओगे तो वो 0 से टैली करेगी। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, 23 ऑनवर्ड्स, और 30 तक जाना है हमें। यहाँ पर आप मूवमेंट ज़रूर बनाइएगा, ऐसी मूवमेंट हमने क्लासेस में बनाई है, या अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट्स हो तो मुझसे ज़रा याद से ये मूवमेंट पूछ लें। जो मैंने इन्वेस्ट किया प्लस उसमें उसका 6.33% माइनस मुझे पहले साल के आखिर में 10 मिला जो बच गया, फिर अगले साल के शुरू में जो बचा हुआ था उसका 6.33%, फिर जो मुझे मिला, फिर जो बच गया। इस तरह से जो हम मूवमेंट तैयार करते हैं ना वो ज़ीरो पर टैली होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो 6.33% है, इसके हिसाब से अगर आप प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालोगे तो NPV ज़ीरो आएगी। IRR की परसेंटेज पर NPV ज़ीरो होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप डिस्काउंट की परसेंटेज को इंक्रीज़ करते हो तो NPV नेगेटिव होती है या डिक्रीज़ हो जाती है। इसके जो PDF के आंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो काइंडली वो ज़रूर देखिएगा। अब अगले वीडियो में मैं 23 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ।